हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों केवीएस एनवीएस सामान्य ज्ञान के लिए जो सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्न आने वाले हैं, इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की चर्चा दोस्तों कर चुके हैं। जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो विज्ञान की होने वाली है। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक जो क्लास 6 की है उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा कक्षा 6 के लिए विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं ये विषय सूची है दोस्तों। ये पहला हमारा चैप्टर है विज्ञान का अनूठा संसार। तो अभी ये क्लास 6 की दोस्तों है, तो इसमें दोस्तों जो लेवल है क्लास 6 का ये थोड़ा लो है यानी कि कम है। इसमें फिर भी हमको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिले हैं जिसमें प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। तो जैसे जैसे भी हम क्लास 7, 8, 9, 10 की जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हमको जो धीरे धीरे हायर लेवल मिलेगा। लेकिन क्लास 6 में भी हमको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिले हैं जिससे प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। तो हम यहाँ से भी कुछ प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो हमारा मिला है क्लास 6 में दोस्तों, ये क्या है, जो समस्या समाधान का जो चरण होता है दोस्तों, यहाँ पर ये समस्या समाधान के चरण के रूप में प्रश्न पूछ सकता है। अगर कोई भी समस्या अगर हमें समाधान करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पहला जो स्टेप है दोस्तों, जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, अवलोकन। तो ये क्रम में भी पूछ सकता है कि समस्या समाधान का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले होता है अवलोकन। दूसरा जो होता है, फिर उसके बारे में हम एक प्रश्न बनाते हैं दोस्तों, प्रश्न यानी सोचते हैं। फिर उसका हम एक संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। ये चरण है दोस्तों, क्रम में ऐसा प्रश्न पूछाता है और पूछता है। आप सीटेट, अगर आप तो सीटेट आप लोगों ने दिया होगा, सीटेट में ऐसे जो समस्या समाधान है इसके बारे में, इसके चरण के बारे में पूछता है। तो सबसे पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रश्न सोचना, तीसरा है फिर उसका अनुमानित उत्तर का अनुमान लगाना। फिर जो हम प्रश्न का अनुमान लगाए हैं दोस्तों, फिर उसका अवलोकन द्वारा सत्यापन करना, यानी हमने जो प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाया हुआ है फिर उसका हम सत्यापन करने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है हमारा, देखते हैं कि उत्तर हमारा प्राप्त हुआ या नहीं। फिर हम उसका लास्ट में क्या करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि हमने जो उत्तर फाइंड किया है वो सही है या नहीं। तो ये क्रम से पूछ सकता है, पहला अवलोकन, दूसरा प्रश्न बनाना, तीसरा संभावित उत्तर यानी इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर उसका हम सत्यापन करते हैं, लास्ट में हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो इसका क्रम आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से हमको बस यही प्रश्न मिला हुआ है। फिर यहाँ से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। फिर यहाँ पर दोस्तों है ऐसे पौधे जिनके तने भूरे रंग के काष्ठी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे पौधे जिनके तने भूरे रंग काष्ठी होते हैं, यानी भूरे रंग के होते हैं। और ये काष्ठी यानी काष्ठी मतलब लकड़ी जैसे लकड़ीदार होते हैं, मतलब इसमें लकड़ी भी पाई जाती हैं। वह शाखाएं भूमि के निकट होती हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके तने भूरे रंग के काष्ठी होते हैं और उनकी शाखाएं भूमि के निकट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं दोस्तों झाड़ी। उन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ी। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं, ये तने कठोर हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। हमें उदाहरण भी याद रखना है, गुलाब का पौधा, गुलाब का, जिसे हम अगर इंग्लिश में इसको श्रब्स कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में इसको श्रब्स कहा जाता है। यानी प्रश्न में भी आ सकता है कि जो गुलाब का पौधा है वो क्या है, वो झाड़ी है, साकी पौधा है या वृक्ष है, किस तरह का पौधा है। तो कभी कभी उदाहरण देकर हमको पूछ सकता है कि मतलब ये किस प्रकार के पौधों में शामिल किया जाएगा। तो जो गुलाब का पौधा है ये झाड़ी में शामिल किया जाएगा। झाड़ी को हम इंग्लिश में श्रब्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टमाटर का पौधा उदाहरण है। हमने यहाँ विकल्प में क्या है, उदाहरण से हमने शामिल कर लिया है कि जो टमाटर का पौधा है वो क्या है। तो जो टमाटर का पौधा है दोस्तों, आप देखेंगे कुछ पौधे छोटे आकार में होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें हम साक कहते हैं, जिसको हम साकी पौधा यानी साक कहते हैं। तो जो टमाटर का पौधा है हमारा साक है। इसका हमको डिफिनेशन भी याद रखना है कि जो साक होता है इसका परिभाषा क्या होता है, जिनके तने कोमल और हरे होते हैं उनको हम साक कहते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा टमाटर का पौधा। आगे जो प्रश्न है, ऐसे पौधे जो भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं, यानी दोस्तों ये भूमि पर, जैसे वो कद्दू हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे जो उदाहरण है ना, कद्दू और बहुत सारे जो हिरमाना उरमाना जो होता है ना दोस्तों, आप जानते होंगे वो जमीन पर केवल ऐसे फैलते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे सतह पर जो फैल कर बढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं विसर्पी लता। इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। इसका आप इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा, जिसे आप देखेंगे यहाँ पर क्रीपर लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पर क्रीपर।
यानी ये जमीन पर फैल कर बढ़ने वाले पौधे होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जिसको जमीन के सहारे क्या करते हैं, ऊपर भी चढ़ाते हैं दोस्तों। यानी ये खुद से नहीं चढ़ते, लेकिन इनको सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आरोही लता, फिर उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो प्रश्न तो बहुत सिंपल थे, लेकिन क्लास 6 में है और इसमें से प्रश्न अगर बन सकता है तो कभी कभी प्रश्न को ऐसे घुमा कर आ सकता है जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होती हैं। आप लोगों ने जो वर्ड वेनेसन यानी कि पत्तियों का जो सिरा विन्यास है, एक तो जो पत्ती का सिरा विन्यास है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है आपका समानांतर, ऐसे ऐसे पैरेलल यानी समानांतर होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जो दूसरा होता है वो पत्ती में, उसमें जालिका रूपी मतलब पूरी तरह से पूरे जाल की तरह उसमें पत्तियों में इस तरह से आप देखे होंगे पूरी तरह से जाल के रूप में बने होते हैं। तो जो पत्तियों का सिरा विन्यास होता है ये दो तरह के होते हैं, एक तो समांतर होता है, दूसरा जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है पत्तियों में, आप देखे होंगे दोस्तों। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है उसमें निम्न प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो जड़ भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक मूसला जड़ जिसको हम टैप रूट कहते हैं। थोड़ा हमको इंग्लिश भी वर्ड याद आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश में ही टैप रूट, झकड़ा जड़ जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो मूसला जड़ है ये जड़ें भी दो प्रकार की होंगी, एक टैप रूट जिसको हम मूसला जड़ कहते हैं, जो झकड़ा जड़ है इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो हमें बताना है कि जो समांतर सिरा विन्यास वाली जो पत्तियां होती हैं उसमें किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं। तो जिस ये लिखा है आप देखेंगे, जिसमें समांतर सिरा विन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ होते हैं। झकड़ा जड़ जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फाइब्रस रूट भी कहते हैं। तो समांतर सिरा विन्यास वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें झकड़ा जड़ यानी फाइब्रस होती हैं। इसी तरह अगर जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है दोस्तों, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास में देखें, जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस स्लाइड में हमारे दोनों प्रश्न के उत्तर हैं। यानी जो क्या है दोस्तों, आप देखेंगे जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है, ये जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है इसमें कौन सा, इसमें मूसला जड़ पाया जाता है, इसमें मूसला जड़ पाया जाता है। और जो समांतर सिरा विन्यास है इसमें झकड़ा जड़ पाया जाता है, इसमें झकड़ा जड़ मतलब जो ऐसे रूट होता है इसमें पतले 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 महीन महीन बाल है, यानी हेयर रूट भी इसे कहते हैं। यानी हेयर रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें निकला होता है, इसे झकड़ा जड़ या फिर फाइब्रस रूट कहते हैं। और जो टैप रूट होता है दोस्तों, वो जो एक मोटी यानी बीच में जो मोटी वाली केंद्रीय यानी कि संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर, यानी जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है उसमें मूसला जड़ पाई जाती है, जो समांतर सिरा विन्यास होता है इसमें झकड़ा जड़ पाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों में मतलब इसमें दो तीन प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चने के पौधे में किस प्रकार के जड़ें पाई जाती हैं। चने के पौधे में पत्ती, आपने पत्ती देखा होगा, चने के पौधे में पत्ती किस प्रकार का होता है। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। यानी पत्ती जो होता है इसका जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि जो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ पाया जाता है। तो इसमें कौन सा जड़ हुआ दोस्तों, चने के पौधे में मूसला जड़ पाया जाता है। और समांतर सिरा विन्यास हम देखें जिसमें झकड़ा जड़ पाया जाता है। आगे प्रश्न है हमारा मक्का है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो बीज होते हैं वो एक बीजपत्री, यानी जो बीज होता है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है, ठीक है दोस्तों। यानी बीज जो होते हैं वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं। जो एक बीजपत्री होता है इसे हम मोनोकॉटिलिडन कहते हैं दोस्तों, मोनो में सिंगल होता है। और जो दो बीजपत्री होता है इसे हम डाई कहते हैं। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो मक्का होता है दोस्तों वो एक बीजपत्री होता है, और एक बीजपत्री को हम मोनोकॉटिलिडन्स कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक भाग यानी जो बीज होते हैं, बीज के दो भाग होते हैं, किसी में एक भाग होते हैं, जिन्हें हम बीजपत्र यानी कॉटिलिडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीज दो पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री यानी दो बीजपत्री को हम डाइकॉटिलिडन्स या डाइकॉट कहते हैं। सारा नाम हमें याद रखना है कि इसे द्विबीजपत्री, डाइकॉटिलिडन या फिर डाइकॉट कहा जाता है। और फिर मक्का जिसमें एक पतला बीज यानी एक बीज होता है इसमें, इसे हम एक बीजपत्री या फिर मोनोकॉटिलिडन्स या फिर मोनोकॉट कहते हैं। तो जो मक्का है हमारा एक बीजपत्री है,
जो मक्का है हमारा एक बीजपत्री है, इसे हम मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं, और जिसमें दो बीजपत्र होते हैं उसे हम डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। द्विबीजपत्री पत्र में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, यानी जो दो बीजपत्री, जैसे अभी हम लोगों ने पत्तियों को देखते हुए हमने जड़ को पहचाना था, अब यहाँ पर क्या है, बीजों को देखकर भी हम जड़ को पहचान सकते हैं, यानी एक बीजपत्री में किस प्रकार के जड़ होते हैं और जो द्विबीजपत्री है उसमें किस प्रकार के जड़ होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार, बीजपत्रों की शाखा में बीजपत्रों से भी हम क्या कर सकते हैं, जड़ की पहचान कर सकते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास, यानी जो द्विबीजपत्री है उसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है, जिसे द्विबीजपत्री में जालिका रूपी सिरा विन्यास, और जो जालिका रूपी होता है उसमें हम मुसला जड़ पाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इसमें कौन सा पाया जाएगा, जालिका रूपी सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, तिरछे या फिर वर्टिकल। तो द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं वो जालिका रूपी होती हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे पत्तियां होती हैं, जालिका रूपी होती हैं। और जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री की जो पत्तियां होती हैं उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि द्विबीजपत्री में जो पत्ते होते हैं कैसे होते हैं, वो जालिका रूपी होते हैं, और जो एक बीजपत्री होता है जिसे मोनोकोटिलिडन कहते हैं उसमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। एक बीजपत्री में पौधे पाए जाते हैं, हमने प्रश्न को, हमको लगा कि ये महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसको प्रश्न के रूप में शामिल कर लिया है। तो एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं झकड़ा जड़ तंत्र, समांतर सिरा विन्यास, यानी दोनों, तो हमको इसमें पूरा शामिल कर लिया, यानी एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास और झकड़ा जड़ पाए जाते हैं, यानी दोनों, यानी एक बीजपत्री से आप ध्यान रखिएगा, यानी जो एक बीजपत्री है इसमें समांतर सिरा विन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र पाए जाते हैं। यहीं पे हम दो बीजपत्री, जो द्विबीजपत्री है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जालिका रूपी सिरा विन्यास और मुसला जड़ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो दो बीजपत्री होते हैं उसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और यहाँ पर मुसला जड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक परिचय, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है इसमें कुछ वैज्ञानिक परिचय से संबंधित भी बातें की गई हैं। यहाँ पर हमारे जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं इनका नाम है जानकी अम्माल। ठीक है दोस्तों, तो जानकी अम्माल हैं और ये एक भारतीय वनस्पति शास्त्री हैं। ये कौन है दोस्तों, एक वनस्पति शास्त्री हैं, और इनका संबंध किससे है, यानी इन्होंने किसमें महत्वपूर्ण रूप से काम किया है, तो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, यानी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में, यानी जानकी अम्माल जो वनस्पति शास्त्री हैं इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर वनस्पति शास्त्री जानकी अम्माल का संबंध किस आंदोलन से है, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि इन्होंने साइलेंट वैली आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से काम किया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं को जीवित रहने में जो विशेषताएं मदद करती हैं वो क्या कहलाता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र, यानी जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई ठंडा प्रदेश है या फिर कोई मरुस्थल वाला प्रदेश है, वहाँ पर जो जानवर, जीव जंतु या फिर पौधे रहते हैं उनको कौन सी जो विशेषताएं हैं मदद करती हैं वहाँ पर उनको रहने के लिए, तो उन विशेषताओं को हम क्या कहते हैं या फिर वो किस नाम से जाना जाता है। उन्हें हम संतुलन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं या फिर अनुकूलन कहते हैं, यानी एक जीव जंतु पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने के लिए जो उनको मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दोस्तों अनुकूलन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि विशिष्ट विशेषताएं, यानी ऐसी विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। आगे हमारे जो वैज्ञानिक है वो हैं सलीम अली, जिन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पर क्या है, इन्होंने काम कहाँ पर किया है, तो इनका जो कर्म भूमि है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नाम याद रखना है और ये किस जगह पे है राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, राजस्थान में दोस्तों। भरतपुर कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर जो उद्यान है वो राजस्थान में है। दूसरा है यहाँ पर रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो कभी कभी प्रश्न में अभ्यारण्य
राष्ट्रीय पार्क, इनके बारे में भी प्रश्न पूछता है। तो आप यहाँ याद रखिएगा, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और मंड्या, ये कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और मंड्या कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और जो सलीम अली हैं, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं, यानी इनका जो योगदान है, देखिए आप लिखा है यहाँ पर, भारत का पक्षी पुरुष जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सरकार द्वारा 1976 में इनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा प्रश्न क्या हो गया? तो ये सलीम अली हैं, इनका जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर राजस्थान में है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और मंड्या कहाँ पे है? कर्नाटक में है, और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ से, इस स्लाइड से, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो भारत में शुरुआत कब होती है, जिसे बाघ परियोजना भी कहते हैं, ये कब शुरुआत होती है? ये शुरू होती है हमारी 1973 में। इसकी शुरुआत 1973 1973 में होती है। तो ये तो हमारा काफ़ी पुराना चला आ रहा है, लेकिन अभी जो नई योजना है वो शुरू हुई है 2022 में। इस योजना का नाम है चीता पुनर्वास परियोजना, या फिर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट या फिर चीता पुनर्वास योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई है 2022 में। और अगर हम बाघ परियोजना की बात करें तो ये किया गया है 1973 में। आगे हमने प्रश्न में शामिल किया है उसे कि भारत सरकार द्वारा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई है? तो हम लोगों ने देखा है अभी कि इसकी शुरुआत जो है 2022 में की गई है। परंपरागत रूप से रक्षित वन, जिन्हें पवित्र उपवन या फिर सेक्रेड ग्रोव्स के नाम से जाना जाता है, यानी जो पवित्र उपवन है, पवित्र उपवन को हम सेक्रेड ग्रोव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो पवित्र उपवन है यानी सेक्रेड ग्रोव्स है, इनका संरक्षण किनके द्वारा किया जाता है? तो इनका जो संरक्षण है स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि समुदाय जो है इन्हीं को, जो वहाँ की समुदाय है वही इन्हें संरक्षित रखती है। तो प्रश्न यहाँ से यही, इस स्लाइड से यही बनने की संभावना है। तो हमने प्रश्न में भी इसको शामिल कर लिया है कि जो पवित्र उपवन या फिर सेक्रेड ग्रोव्स है, इसका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संरक्षण जो है स्थानीय गलती हुई दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय सरकार नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो स्थानीय समुदाय उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। आज का विचार यहाँ पर अगला जो है, हमने ये क्या देखा था दोस्तों? उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार, यानी अब हम आहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का विचार में क्या है, यहाँ जो आहार चैप्टर है इसमें है अन्नेन जातानि जीवंती, अन्नेन जातानि जीवंती। ये भी प्रश्न में आ सकता है क्योंकि हमारे ये साइंस के बुक में दोस्तों इसको शामिल किया गया है। अन्नेन जातानि जीवंती यानी अन्न है, जीवों को क्या करती है? जीवन प्रदान करती है, इसका मतलब ये है। और ये आपके तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि अन्नेन जातानि जीवंती कहाँ पर है? ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। भोजन पकाने की विधियां, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है, यानी जो भोजन पकाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जो विधि है। तो आप देखेंगे कि भोजन पकाने की पद्धतियां, जिन्हें पाक पद्धतियां भी कहते हैं, यानी जो भोजन पकाने की पद्धति है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे पाक पद्धति के नाम से जाना जाता है। समय के साथ परिवर्तित हो गई। हमें ध्यान बस ये रखना है कि जो भोजन पकाने की परंपरागत यानी हमारी पद्धतियां हैं उन्हें पाक पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। और ग्लूकोज किसका रूप है? ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। यानी ग्लूकोज क्या है दोस्तों? जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ग्लूकोज हमें क्या प्रदान करता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कार्बोहाइड्रेट जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आलू, शकरकंद, ठीक है, केला है, अनानास है, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न में पूछ सकता है कि जो अनानास है इसमें क्या पाया जाता है, या फिर आम में क्या, केला है क्या है, शकरकंद क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें सभी अलग अलग नाम से प्रश्न में सीधे आ सकता है कि जो अनानास है इसमें
कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो इसमें कौन पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके साथ साथ गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो यहाँ से हमको इसको याद रखना है। सरसों का बीज, सरसों का बीज एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या फिर रुक्षांश का। रुक्षांश दोस्तों हम जिसको कहते हैं फाइबर, रुक्षांश क्या होता है, फाइबर होता है। तो वसा के स्रोत पादप आधारित, जंतु आधारित, यानी वसा जो है हमको पादप से भी मिलते हैं यानी पौधों से, और हमें जंतु से भी मिलते हैं। तो वसा के जो जो स्रोत हैं जैसे मूंगफली, अखरोट, यानी जिसमें से तेल, यानी वसा मतलब तेल से, तेल और घी की बात हो रही है यहाँ पर। तो मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे, यानी बादाम का तेल होता है, अखरोट का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है, और यहाँ पर मेवे और कद्दू, सूरजमुखी, ठीक है दोस्तों, इन सभी से तेल निकलते हैं। यानी जिससे भी तेल निकलते हैं वो क्या है, वो वसा के स्रोत हैं। तो जो सरसों का बीज है, सरसों का भी तेल होता है। तो जो सरसों का है, सरसों का बीज किसका स्रोत हुआ, ये हुआ हमारा दोस्तों वसा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर वसा हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, यानी ऊर्जा का संग्रहित स्रोत, यानी ऊर्जा जो वो क्या है, हमारे शरीर में संग्रहित होता है और हमें समय आने पर यानी वक्त पे हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो कौन है, वसा। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है, यानी संग्रह ऊर्जा, यानी ये क्या होता है, संग्रहित होता है और हमें समय समय पे हमें ये ऊर्जा प्रदान करता रहता है। आगे जो हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, जो ध्रुवी भालू है, ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में भी कार्य करती है। जब ये शीत के महीनों में यानी सर्दियों के महीने में क्या हो जाते हैं, हाइबरनेशन यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं, तो जो वसा होता है वो उनको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। प्रोटीन की बात करेंगे यहाँ पर, प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आप देखे होंगे जो दोस्त लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन समृद्ध हम, और ये हमारे जो शरीर के टूटे फूटे अंग होते हैं उनकी मरम्मत करने का भी काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बॉडी रिपेयरिंग का भी काम करता है, तो वृद्धि और मरम्मत में ये सहायक होता है। साथ साथ शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजक यानी बॉडी बिल्डिंग फूड, और ये वृद्धि, हमारे जो कोशिकाएं हैं इनकी वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। वो कौन होता है दोस्तों, वो होता है प्रोटीन। इसका स्रोत क्या है, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, ये सब क्या है, और जो दलिया है, दालें हैं, फली, मटर, मेवे हैं, इससे हमको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। हमारे शरीर के वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है। तो हमको यहाँ पर प्रश्न में शामिल करना चाहिए था दोस्तों, यानी हमारे शरीर के जो सेल हैं, सेल यानी कोशिकाओं, सेल यानी बोले तो कोशिकाओं, यानी कोशिकाओं के वृद्धि और मरम्मत में सहायक कौन होता है, तो वो होता है हमारा यहाँ पर प्रोटीन होता है। आगे प्रश्न है हमारा, मशरूम एक अच्छा स्रोत है। आप लोगों ने मशरूम की सब्जी खाई होगी दोस्तों, तो जो मशरूम है, मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो मशरूम में क्या पाया जाता है, मशरूम में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, स्कर्वी, जो स्कर्वी रोग है दोस्तों, यहाँ पर स्कर्वी रोग की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी रोग में होता क्या है, इसमें दांतों में क्या होता है, मसूड़ों में रक्तस्राव यानी सूजन हो जाता है। और स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड, यानी जो है जेम्स लिंड ने देखा कि नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया जिससे वे रोग मुक्त हो गए। यानी जो नींबू और संतरे होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, और जो विटामिन सी से रोग होने वाला है वो स्कर्वी रोग होने वाला है। तो जब उन्होंने क्या किया, नींबू और संतरे का प्रयोग किया, तो उनके जो ये समस्याएं थी वो क्या हो गई, वो दूर हो गई। आगे जो हमारा प्रश्न है, गुजरात में नमक की खेती किस जनजाति के द्वारा की जाती है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। नमक की खेती गुजरात में किसके द्वारा की जाती है, तो नमक की खेती अगरिया नामक जाति समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी ये पारंपरिक प्रथा है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अगरिया। यानी गुजरात की जो अगरिया क्या है दोस्तों, अगरिया जनजाति है, इनकी पारंपरिक प्रथा है, और ये क्या करते हैं, नमक की खेती करते हैं। और कहाँ पर करते हैं ये, कच्छ के छोटे रण यानी कच्छ के रण में ये नमक की खेती इनके द्वारा करी जाती है। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पर विटामिन बी है, यहाँ पर जो विटामिन बी, सी और ये डी है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। तो यहाँ है हम बात करेंगे विटामिन बी की। दोस्तों यहाँ पर
विटामिन बी है। विटामिन बी के कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों? बस हम यहाँ पे विटामिन पढ़ेंगे और इससे होने वाले रोग कौन है। तो इससे होने वाला रोग कौन है? बेरी बेरी है। इसमें आप इसका क्या है, इसके लक्षण को भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, हमको विटामिन है, यानी कि बेरी बेरी किससे होता है? तो बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। यहाँ पर विटामिन सी है दोस्तों, विटामिन सी यानी विटामिन सी कमी से होने वाला कौन सा रोग है? वो स्कर्वी रोग है। विटामिन सी आंवला, अमरूद यानी जो खट्टे फल होते हैं इसमें पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है हमारा। अच्छा, अगली स्लाइड में हम क्या देखेंगे? विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी से जो रोग होने वाला है उसे हम रिकेट्स कहते हैं दोस्तों। इसमें रिकेट्स में जो हड्डियां हैं यानी अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। ये सूर्य के प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली और अंडा में पर्याप्त रूप में मिलता है। आगे है हमारा, कौन से पोषक तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहे जाते हैं? यानी हमारे प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। सुरक्षा, जो हमारे बॉडी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज क्या होते हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। तो कौन हुआ? विटामिन और खनिज क्या है? ये दोनों ही सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहे जाते हैं। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण कौन से विटामिन नष्ट हो जाती है? ठीक है दोस्तों, यानी खाना पकाते समय कौन सा जो है विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। आप देखेंगे कि खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण, यानी किसके कारण दोस्तों? उच्च ताप के कारण उनमें विटामिन सी जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे है हमारा, यहाँ पे रुक्षांश की बात करें। रुक्षांश हमने अभी ऊपर देखा है, जिसे हम फाइबर कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये जो फाइबर एंड यानी कि जो हमको पोषक तत्व है, पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे, यानी जिसको हम फाइबर कहते हैं, रुक्षांश, आहारी रेशे, ये फाइबर सब एक ही बात है। और यहाँ पे जल, यानी पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर को जो फाइबर यानी आहारी रेशे हैं और जल की भी आवश्यकता होती है। ये जो आहारी रेशे हैं इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है। इनका हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण काम है? तो ये कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। ठीक है, तो आप इस तरह भी याद रखिएगा कि यानी कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर को पोषक यानी पोषक प्रदान नहीं करते हैं? तो वह है रुक्षांश और जल। ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। यानी जो बॉडी वेस्ट है उसको बाहर करने में क्या करता है? ये मदद करता है। तो बॉडी वेस्ट यानी अनपचे भोजन को बाहर करने में मदद करता है कौन? वो जल है और रुक्षांश यानी फाइबर। जो तत्व आप यहाँ प्रश्न में हमने शामिल किया है कि जो तत्व हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं बल्कि वे अनपचे भोजन को हमारे शरीर से छुटकारा प्रदान करने में मदद करते हैं, वो कौन है दोस्तों? वो है रुक्षांश, यानी कि इसको आहारी रेशा, इसको रेशा भी कहते हैं और इसे फाइबर भी कहते हैं। तो कोई भी नाम यहाँ पे प्रश्न में आ सकता है। वैज्ञानिक हमारे कौन है यहाँ पर? वैज्ञानिक जो है वो है कोलुथुर गोपालन। वैज्ञानिक है दोस्तों कोलुथुर गोपालन। इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की, यानी पोषण अनुसंधान की भारत में शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वो है कोलुथुर गोपालन। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के यानी इन्होंने जो ये अनुसंधान किया है, इन्हीं के परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, यानी मिड डे मील लागू किया गया है 2002 में। इन्हीं के मतलब इन्होंने जो सर्वे किया है, इन्होंने देखा कि भारत के जो बच्चे हैं उसमें प्रोटीन और कई सारे जो ऐसे पोषक तत्व हैं उनमें कमी पाई गई है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने 2002 में मिड डे मील की शुरुआत की। जो मिड डे मील है अब उसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसका आप नाम भी याद रखिएगा, यानी मिड डे मील को अब क्या कहते हैं? पीएम पोषण भी कहा जाता है। मिड डे मील को अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम अगर देखें तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसे कहा जाता है। भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे कोलुथुर गोपालन। तो उत्तर हमारा यहाँ पर कोलुथुर गोपालन हो जाएगा। इनके बारे में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है। किसी खाद्य पदार्थ में नीला काला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? यानी कि जो नीला काला रंग है वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर रुक्षांश? तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो नीला काला रंग है दोस्तों, नीला काला हो गया, ये क्या करता है? यानी नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड कहे तो यानी कि स्टार्च।
स्टार्च को हिंदी मंड कहते हैं और ये क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में अगर उसको जांच करते समय अगर वो नीला काला रंग देता है तो उसमें यानी हम समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा पदार्थ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खाद्य पदार्थों में अगर बैगनी रंग देता है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर वो नीला काला रंग देता है तो वहाँ पर कौन है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन अगर वो बैगनी रंग देता है, ठीक है दोस्तों, अगर उसमें बैगनी रंग है तो उससे उससे क्या पता चलेगा कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। यानी प्रोटीन की उपस्थिति का पता करने के लिए उसमें बैगनी रंग का मतलब पता चलेगा कि वो बैगनी रंग दे रहा है। आगे क्या है हमारा प्रश्न, डैश के दौरान खाद्य पदार्थ में पोषण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। यानी कौन सी विधि है, यानी फिर उसका क्या नाम है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ में पोषण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें और अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो सरकार के द्वारा जो पोषक तत्व यानी लोगों में बांटने के लिए आता है उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड। आपने बहुत सारे खाद्य पदार्थों पर देखा होगा उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड। तो फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि उसके पोषण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए उसमें और अधिक पोषक तत्व शामिल किए जाते हैं। यानी किसी खाद्य पदार्थ में और जो पोषक तत्व एक्स्ट्रा पोषक तत्व शामिल किए जाते हैं उसे हम फोर्टिफिकेशन या फिर उसको हिंदी में प्रबलीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें और अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा दोनों हो जाएगा यहाँ पर, यानी प्रबलीकरण और फोर्टिफिकेशन दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ज्वार बाजरा रागी, दोस्तों आप जानते हैं ज्वार बाजरा और रागी और सावा, ये ज्वार बाजरा रागी और सावा है, इन्हें हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, जिसे मिलेट भी कहा जाता है इंग्लिश में, इन्हें मिलेट भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये भारत की देशज फसलें हैं, यानी ये भारत, इनकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है और ये जो पोषक तत्व हैं इनमें इनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कदन्न, यानी हिंदी में भी इनका नाम रखिएगा, इन्हें कदन्न, यानी जो ज्वार बाजरा रागी और सावा है इन्हें कदन्न यानी मिलेट कहा जाता है। और इसमें बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें पाई जाती हैं और ये जो सारे फसलें हैं ये देशज फसलें हैं। यहाँ पर बर्न यार्ड मिलेट, दोस्तों नाम से लग रहा है कि ये क्या है, किसी बाहर विदेश से आया हुआ है, लेकिन ये बर्न यार्ड जो मिलेट है वो और कुछ नहीं, वो क्या है, सावा है। तो अगर प्रश्न में ऐसे प्रश्न आ गया कि बर्न यार्ड मिलेट का उत्पत्ति स्थान है, तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सावा है यानी बर्न यार्ड मिलेट है इसका उत्पत्ति कहाँ है, भारत है, यानी कि ये देशज पौधा है। किसी खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक, यानी कोई खाद्य पदार्थ यानी निकलता है दोस्तों, यानी कोई खाद्य पदार्थ बना, अब वो थैले से क्या है, एक थैले में पैक हुआ, फिर वो उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी, यानी कि अगर कोई खाद्य पदार्थ है अब वो थैले में उसकी पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग हो जाने के बाद जो उत्पादक है यानी जहाँ फैक्ट्री है वहाँ से उपभोक्ता के पास तक पहुँचने में जो तय की गई दूरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, फूड माइल, फूड स्पीड, फूड ट्रेवल या फिर फूड डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे खाद्य मील, हिंदी में इसे हम खाद्य मील भी कहते हैं, खाद्य मील, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फूड माइल, यानी कि किसी खाद्य पदार्थ का उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने में जो दूरी तय की जाती है उसे खाद्य मील या फिर फूड माइल के नाम से जाना जाता है। चुंबक की बात है यहाँ पर अगले जो हमारा यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर हमको ज़्यादा प्रश्न नहीं मिले हैं चुंबक वाले में दोस्तों। देखिए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को डैश रंग से दर्शाया जाता है। आप लोगों ने चुंबक को ऐसे देखा होगा दोस्तों, एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है, तो जो नॉर्थ, एक तरफ नॉर्थ पोल हुआ और दूसरी तरफ साउथ पोल हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से दर्शाया जाता है, जो दक्षिणी ध्रुव है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। और जो नॉर्थ साइड है यानी उत्तरी ध्रुव है इसको लाल रंग से, इसको लाल रंग से, या फिर प्रश्न में है यहाँ पर कभी कभी इसको सफ़ेद रंग से भी दर्शाया जाता है। यानी कि जो नॉर्थ साइड है इसको लाल रंग से या फिर सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है और जो साउथ साइड है इसको नीले रंग से इसका दर्शाया जाता है। तो उत्तर में हमारा दक्षिणी ध्रुव की बात की गई है तो इसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है, कभी कभी इसे लाल ध्रुव से यानी लाल रंग से भी दर्शाया जाता है।
लंबाई एवं गति का मापन। वर्तमान में डैश मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी अभी जो मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एमकेएस पद्धति यानी एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, या फिर सभी का प्रयोग किया जाता है? तो अभी जो वर्तमान में प्रयोग किया जाता है वो एसआई सिस्टम है। एसआई को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में जो मात्रक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो है एसआई सिस्टम। लंबाई का एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक आप जानते होंगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे इसका जो कठिनता स्तर है बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बस लेकिन हमने प्रश्न को कक्षा 6 का तो हमने शुरुआत की है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम 7 8 का भी जब क्लास लेंगे तो इसमें सारे प्रश्न और भी अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल होंगे। तो यहाँ पर एसआई का जो मात्रक होता है, एसआई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। एक एम मीन्स मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? तो जो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, आप देखेंगे यहाँ पर है लंबाई का यह सबसे छोटा मान है। ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर क्या है? लंबाई का सबसे छोटा मान है। तो लंबाई का सबसे छोटा मान अगर पूछे प्रश्न में तो क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा, एमएम हो जाएगा। और जो 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम 1/10 यानी कि 1/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जो 1 मिलीमीटर होता है 1/10 के या फिर 0.1 सेंटीमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/10, और 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 इंच किसके समतुल्य होता है? इसमें आप बताइएगा दोस्तों कि 1 इंच किसके समतुल्य होता है? 2.50, 51, 52, 54। तो यहाँ पर क्या है? 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के समतुल्य होता है। तो यहाँ से प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है। मात्रक सदैव लिखे जाते हैं, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो जो मात्रक होता है दोस्तों, मात्रक क्या होता है? मात्रक तो सबसे पहले स्मॉल लेटर में, जैसे हम अगर हम लिखते हैं कि मीटर लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, मीटर सेकेंड है, सेंटीमीटर है, ये हमेशा क्या होता है? हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। और क्या है दोस्तों, जब तक कि फिर क्या है, इनके संकेतों को बहुवचन नहीं होते, यानी इनका बहुवचन नहीं होता, यानी मात्रक को हमेशा हम क्या होते हैं? एक वचन में ही लिखते हैं। ठीक है, यानी इसलिए इनके अंत में एस नहीं लगता है, यानी इनका बहुवचन नहीं बनता है। तो मात्रक सदैव किस में लिखे जाते हैं? तो जो मात्रक हैं वो सदैव एक वचन में ही लिखे जाते हैं। जब किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत बिंदु के सापेक्ष किया जाता है, यानी किसी दूरी, यानी कोई दूरी दोस्त, जैसे दूरी हुआ, अब इस दूरी, कोई दूरी है, इसका जो निर्धारण है इस बिंदु के सापेक्ष किया गया है। यानी ये जो दूरी है, ये दूरी जो दोस्तों है, इसका निर्धारण क्या है? इस बिंदु के सापेक्ष किया गया है। तो जब किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत बिंदु के सापेक्ष किया जाता है तो वह बिंदु क्या कहलाता है? वो बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु, वास्तविक बिंदु, संदर्भ बिंदु, या फिर दूरस्थ बिंदु। तो जिस बिंदु को जिस बिंदु को हम मानकर क्या करते हैं? किसी वास्तविक दूरी का निर्धारण करते हैं दोस्तों, उसे हम संदर्भ बिंदु के नाम से जानते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर संदर्भ बिंदु हो जाएगा। अब संदर्भ बिंदु होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर जानकारी दी गई है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में इस तरह भी आ सकता है कि कोई वस्तु स्थिर है या फिर गति में है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि कोई वस्तु स्थिर है या फिर गति में है तो उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसका भी निर्धारण आपके संदर्भ बिंदु के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? संदर्भ बिंदु हो जाएगा। अगर हमको पता करना है कि कोई वस्तु स्थिर है या गति में है तो संदर्भ बिंदु को सापेक्ष हम मानकर उसको पता कर सकते हैं। जब ये सारे सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यानी जब कोई वस्तु क्या है? सरल रेखा में गति करता है तो उसे हम सरल, यानी कि सरल रेखा के अनुदिश कोई अगर गति कर रहा है तो उसे हम सरल रेखी गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल रेखी गति क्या होता है? यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो इसे हम सरल रेखी गति कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारा वृत्तीय गति आता है, यानी कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट जो क्या है? वृत्ताकार पथ में चलता है, उसके जो गति होती है उसको हम सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति कहते हैं। जो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़की जो है क्या है? बॉल को ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा रही है, तो ये सर्कुलर मोशन का उदाहरण है।
या फिर इसे हम वृत्तीय गति भी कहते हैं। झूला झूलते हुए बालक की गति है, यानी कोई बालक झूला झूल रहा है तो वो कौन सी गति है? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर, जैसे हम पेंडुलम भी कहते हैं, जैसे पेंडुलम अपने घड़ी में देखा होगा, पेंडुलम यहाँ हो गया, ये हमेशा ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है किसी एक बिंदु के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति, यानी नियत स्थिति मतलब किसी नियत बिंदु के इधर उधर क्या करता है, इधर उधर गति करता है, तब उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे इन्होंने देखा हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये क्या ऐसे गति करेगी, या फिर बच्चा क्या करता है, झूला झूलता है तो बच्चा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा और किसी एक सापेक्ष बिंदु की तरह क्या करेगा, ये गति करेगा। तो जो झूला झूलता हुआ बालक है ये किसका गति का उदाहरण है, तो ये दोलन गति का उदाहरण है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोलन गति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी आवर्ती गति का उदाहरण है? आवर्ती यानी रिपीटेशन, जो रिपीट होता है, आवर्ती मतलब होता है जो बार बार दोहराई जाती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति कौन कौन हुआ, जैसे अब जो पेंडुलम अभी हम लोग पढ़ा, जो क्या है, दोलन वाला गति, ये आवर्ती गति के अंदर आता है दोस्तों। वृत्तीय गति, जैसे वृत्ताकार पथ पे कोई अगर चल रहा है तो वो क्या कर देगा, बार बार उस पथ को दोहराता है, ये भी आवर्ती गति है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो वृत्तीय गति है और जो दोलन गति है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हमारे आवर्ती गति में आते हैं। आवर्ती गति मतलब जो अपने रास्ते को, जो अपने पथ को बार बार दोहराता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ा है क्या, जो दोलन गति है, जो क्या है, ये वृत्तीय गति है, ये हमें एक ही पथ पर यानी बार बार लगातार चलते रहते हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम आवर्ती गति कहेंगे। तो प्रश्न में आ सकता है कि आवर्ती गति में कौन कौन शामिल होता है, तो वृत्तीय गति और दोलन गति, ये दोनों ही आवर्ती गति के उदाहरण हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दोस्तों आप वहाँ से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करना है दोस्तों फास्ट लर्न बाय विकास, जो यहाँ पर दिया गया है। हमारे आसपास की सामग्री, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान का क्या होता है, मात्रक यानी इकाई होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। कोई भी वस्तु स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहा जाता है, ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों। हमने इसको स्लाइड में ही शामिल कर लिया है कि कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान भी रखती है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या है, द्रव्य, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसे हम किलोग्राम में कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है, यानी जो वस्तु है, यानी जो द्रव्य है, द्रव्य की बात करें तो कौन, जिसमें क्या है, जो स्थान घेरता है और जो द्रव्यमान है उसे हम द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य द्वारा जो जगह घेरा जाता है वो उसका आयतन कहलाता है। आयतन को हम लीटर या फिर मिलीलीटर में मापते हैं। ताप एवं उसका मापन, डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो जो हमारे फीवर यानी बुखार को चेक किया जाता है वो थर्मामीटर के द्वारा ही किया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः किस इकाई में, यानी किस इकाई में इसका माप किया जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर सभी में? तो ताप मापने की डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग में किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। दोस्तों माप तो फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, केल्विन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि सामान्यतः, यानी सामान्यतः जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है सेल्सियस स्केल का प्रयोग किया जाता है। और सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है सेल्सियस का, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप के निर्धारण के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पुराने जो थर्मामीटर होते हैं दोस्तों उसमें देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर मरकरी होता है, मरकरी यानी कि पारा होता है। लेकिन जो डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर को हम अंकीय थर्मामीटर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पारे का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न में आता है कि डिजिटल थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, या फिर डिजिटल थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसमें पारा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये थर्मामीटर जो होता है ताप का निर्धारण कैसे करता है, यानी ताप को कैसे बताता है, तो ये कैसे, किसके द्वारा, ये ऊष्मा संवेदक, यानी उसमें ऊष्मा संवेदक लगे होते हैं। ऊष्मा संवेदक एक तरह से कहें तो वो हीट सेंसर,
यानी जो हीट सेंसर होता है, हीट को सेंस कर लेता है, वो हीट सेंस करके ही क्या करता है, ताप का निर्धारण कर देता है। तो इसमें उष्मा संवेदक लगे होते हैं या तो एक तरह से हीट सेंसर लगे होते हैं। ऐसे तापमापी, आप जो कोरोना काल था उसमें ताप देखे होंगे, जैसे गन की तरह था दोस्तों, वो ऐसे सर पर लगाकर क्या करते थे, उसको चेक करते थे कि इनका, ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में दोस्तों है, यानी सर पर लगाकर, यानी बिना मरीज को यानी फिर बिना पेशेंट को टच किए उसका शरीर का तापक्रम ज्ञात किया जाता है। तो ऐसे तापमापी जो व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही ताप का निर्धारण कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों, क्या है, पहले तो उसको हम संपर्क रहित तापमापी कहते हैं, जिन्हें हम अवरक्त अवरक्त तापमापी, अवरक्त को हम इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। इंफ्रारेड यानी जो इंफ्रारेड है यानी अवरक्त तापमापी कहते हैं। तो यानी कि ये बिना शरीर को टच किए, यानी ये क्या करता है, हमारे शरीर के ताप का निर्धारण कर देता है, तो हम इसे अवरक्त तापमापी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। जो स्वस्थ मनुष्य है, इसके शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, स्वस्थ मनुष्य के तापमान 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसमें फ़ारेनहाइट की बात करें, तो जो फ़ारेनहाइट है, इसमें स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो उत्तर यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मानव शरीर का ताप परिसर क्या होता है? ताप परिसर से तात्पर्य है कि न तो इससे कम होगा या फिर न ही इससे ज़्यादा होगा। तो मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यानी ये 35 डिग्री से लेकर कितना दोस्तों, हाँ 42, यानी ये 42 डिग्री के बीच में मानव शरीर का ताप क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ये है 2 नंबर, दूसरा नंबर है, यानी 35 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में शरीर का ताप क्या होता है, सामान्यतः रहता है, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं होता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक दोस्तों क्या लिखा है, हाँ वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप के इकाई में, यानी वैज्ञानिक कार्य के लिए जो हम टेम्परेचर मापते हैं उसमें इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है, यानी वैज्ञानिक कार्य के लिए जो मात्रक होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो वैज्ञानिक जो कार्य किए जाते हैं उसमें केल्विन का प्रयोग किया जाता है। यानी वैज्ञानिक कार्य के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, केल्विन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा यहाँ पर है कि ताप का एसआई मात्रक भी क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक भी केल्विन होता है। यानी जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं वो केल्विन में किए जाते हैं और ताप का जो एसआई मात्रक है वो भी केल्विन ही होता है। सेल्सियस स्केल के ताप को हम निम्न की मदद से केल्विन स्केल में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी डिग्री सेल्सियस, यानी कोई जो सेल्सियस है उसको हमको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए जो डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू दिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 273, सामान्यतः हम 273, यहाँ अगर कंप्लीट की बात करें तो 273 हम लोग सामान्यतः 273 बोल देते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से जो उसका मान होता है वो 273.15 होता है। यानी डिग्री सेल्सियस में 273.15 होता है। अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें केल्विन में कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी जो डिग्री सेल्सियस है इसमें क्या करेंगे 273 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका मान कितना आता है, इसका मान 310 यानी 310 केल्विन आता है। तो अगर शरीर के ताप का पूछेगा केल्विन में मान कितना होता है तो आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में इस तरह से, यानी इस फार्मूले से कहा गया, और डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ताप है मानव शरीर का केल्विन में वो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। यहाँ पर केल्विन से संबंधित कुछ और भी जानकारी है दोस्तों, यानी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्या, और डिग्री सेल्सियस ये कैपिटल लेटर में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन जो केल्विन होता है उसको हम स्मॉल लेटर में यानी छोटे अक्षर में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखेंगे हमने ऊपर यहाँ पर नहीं, ये अगले प्रश्न में है हमारा, और यहाँ पर डिग्री यानी कि केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता और इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अगर प्रश्न में आ गया कि जो ताप है इसका एसआई मात्रक क्या है, तो वहाँ पे दो तरह से भी आ सकते हैं, एक कैपिटल लेटर में आ सकता है
और एक स्मॉल लेटर में आ सकता है। हो सकता है किसी में डिग्री लगी हो सकता है किसी डिग्री, ये छोटी छोटी बहुत ही बारीक गलतियाँ होती हैं। तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, तो जो केल्विन होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है और इसके साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 35 से क्या होता है 42 के बीच में काम करता है। इसी तरह जो है प्रयोगशाला तापमापी, यानी प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है, परिसर इसको रेंज भी कहते हैं, ये किस रेंज में काम करता है। तो जो प्रयोगशाला तापमापी है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, -10 से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। वैज्ञानिक हमारा यहाँ पर कौन है, अन्ना मणि। ठीक है दोस्तों, अन्ना मणि की बात की गई है यहाँ पे। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें आप नाम याद रखिएगा, भारत की मौसम विदुषी, मौसम विदुषी, भारत की मौसम विदुषी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो अन्ना मणि को जाना जाता है। जल की विविध अवस्थाएं हैं यहाँ पर। जल की विविध अवस्थाओं में यहाँ पर देखेंगे कि वायुमंडलीय जल जनित्र, यानी इसको इंग्लिश में एटमॉस्फियरिक वाटर जनरेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये मशीन जो है पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करता है। यानी वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट से ही क्या करता है, ये जो आर्द्रता है उसको खींचकर उससे जल का निर्माण करता है। इस मशीन का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है वायुमंडलीय जल जनित्र, या फिर इसको एटमॉस्फियरिक वाटर जनरेटर कहते हैं। यानी ये इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एटमॉस्फियर से वाटर क्या करता है, जनरेट करता है। दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां, यानी यहाँ पर हम पृथक्करण यानी मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यदि भारी पदार्थ में हल्के अवयव की अशुद्धि हो, यानी कोई पदार्थ भारी है उसमें हल्के अगर अशुद्धियां शामिल हो गई हो तो उसको हम किस तरह से अलग करेंगे। हैंड पिकिंग, स्वीविंग, विनोइंग और थ्रेसिंग, हम यहाँ चारों विधियों की बात करेंगे। हैंड पिकिंग होता है हस्तचयन, हस्तचयन यानी कोई वस्तु यानी आपस में मिल जाता है तो उसको हम हाथों से उसको छांटते हैं, हाथों से उसको अलग करते हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग, हस्तचयन कहते हैं। सेविंग क्या होता है, चालना, चलनी जिसको हम कहते हैं दोस्तों, चालन कहते हैं इसको, चालन यानी जो हम लोग के घर में आटा चाला जाता है वो क्या है, वो स्विंग है, यानी हम चाल कर जिसको अलग करते हैं उसको स्विंग कहते हैं। आगे है विनोइंग, विनोइंग यानी ओसाना। विनोइंग क्या होता है दोस्तों, ओसाना, यानी जब घरों पे क्या होता है, जब यही हमारा प्रश्न में भी शामिल है, यानी जब भारी यानी कोई यहाँ से ऊपर से यानी क्या करता है, जो इसको गिराता है और यहाँ पर एक फैन लगा होता है, हवा चलती है, जो हल्के कण होते हैं वो दूर जाकर गिर जाते हैं, जो भारी कण होते हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो यही फर्क है, यानी जो भारी पदार्थ है इसमें हल्के अवयव जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए हम विनोइंग यानी ओसाना, जिसको हिंदी में ओसाना कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और जो थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग में यानी जो हम लोग के आप देखेंगे जहाँ पर धान और जो गेहूँ होता है पेड़ों में क्या करते हैं, पेड़ों से जो गेहूँ और चावल अलग किया जाता है वो थ्रेसिंग के द्वारा ही अलग किया जाता है। तो मिश्रण में भारी और हल्के अवयव को हवा या फूंक मारकर जो पृथक किया जाता है उसे ओसाई या फिर विनोइंग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है ये विनोइंग यानी ओसाई से ही संबंधित है। निम्न में से किन बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी हम लोग जानते हैं कि किन बीजों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये अंधेरे में ही होते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कैलेंडुला और जीनिया। कुछ पुष्पी पौधों में बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है, अंधकार की आवश्यकता होती है, यानी इसका मतलब है कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो किसमें दोस्तों, कैलेंडुला और जीनिया, यानी इन दोनों में क्या है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी इनके अंकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर और देखेंगे आप जो लिखा है कॉलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पी पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से भी ये प्रश्न आ सकता है कि जिसमें प्रकाश की आवश्यकता
होती है। किसमें? कॉलियस और पिटूनिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है इनके अंकुरण के लिए, और जो जीनिया और कैलेंडुला है इनमें क्या है, इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इनमें अंधकार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर है जगदीश चंद्र बोस, इसमें जो महत्वपूर्ण है कि क्रैस्कोग्राफ यानी इन्होंने क्रैस्कोग्राफ नामक मशीन बनाया है दोस्तों। ठीक है, इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधों कितनी तेजी से बढ़ते हैं। तो जो पौधों की वृद्धि, यानी पौधों की जो वृद्धि है, पौधों की जो वृद्धि है उसको मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और जो क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया है वो किसने किया है? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। यहाँ पर मच्छर की बात कर लें दोस्तों, देखिए मच्छर भी आ गए यहाँ पर हमारे, यानी कभी कभी इनके इनके जो डेवलपिंग स्टेज यानी इनके वृद्धि का चरण पूछता है प्रश्न में, इनके वृद्धि का चरण पूछता है, यानी कि जब ये पैदा होते हैं तो ये कितने चरण में पूरी तरह से क्या होते हैं, वयस्क हो जाते हैं। तो इनके क्या क्या अवस्थाएं दोस्तों? सबसे पहला अवस्था इनका अंडा, अंडा से फिर क्या बनते हैं? अंडा से बनता है लार्वा, लार्वा से फिर बनता है दोस्तों प्यूपा, और प्यूपा से ये क्या बनते हैं? वयस्क मच्छर बन जाते हैं। तो इस तरह प्रश्न में सीक्वेंस देकर पूछ देता है, जैसे पहला हो गया इनका लार्वा, और दोस्तों सॉरी यहाँ पर अंडा, दूसरा ऐसे एरो में प्रश्न में आप देखे होंगे, परीक्षा में ऐसे आता है, तो अंडा हो गया, फिर लार्वा हो गया, फिर ऐसे एरो बन के क्या हो जाएगा? प्यूपा हो जाएगा, और जो लास्ट स्टेज है एडल्ट यानी वयस्क बन जाते हैं। इस तरह से क्या है, इनके चरण भी पूछे जाते हैं। 4 चरण में हुआ, और चारों चरण आप याद रखिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर ये वयस्क मच्छर बन जाते हैं। इसी तरह रेशम कीट में भी, रेशम कीट का भी चरण पूछता है। रेशम कीट में आप देखेंगे पहले अंडा है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर ये वयस्क बन जाते हैं। तो इनको हम सिल्क मॉथ भी यानी रेशम कीट कहते हैं, और 4 अवस्थाओं में इनका जो जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न हमारा बस एक ही मिला है हमको, क्या कि मेढक के अंडे यानी जो तालाब में चिपचिपे यानी हमको देखने को मिलते हैं, उन्हें वो मेढक के अंडे होते हैं। और ये जो मेढक के अंडे जल में होते हैं, समूह बनाकर होते हैं, इन्हें जलांडक, यानी कि मेढक के अंडे को समूह जो जल में या तालाब में पाए जाते हैं, इन्हें जलांडक कहा जाता है। यहाँ पर मेढक का भी जो जीवन चक्र दिया हुआ है, तो सबसे पहला है अवस्था 1 यानी जलांडक, यानी अंडे हो गए दोस्तों। फिर अवस्था 1 जैसे यहाँ पे दूसरा दिया है, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे, ये अवस्था 1 है, ये अवस्था 2 है, यानी जो अंडे हैं, अंडे से जो बच्चे निकलते हैं, इनको हम टैडपोल कहते हैं। जो टैडपोल होते हैं इनके साथ पूंछ लगा होता है। तो पहला चरण क्या हुआ? अंडे का हुआ। अंडा से जो इनका बच्चा बाहर निकलता है मेढक का, उन्हें हम टैडपोल कहते हैं, इनके साथ पूंछ भी होती है। और फिर तीसरा अवस्था जो है क्या है? मंडूकक, यानी तीसरा अवस्था क्या है? मंडूकक, यानी एक तरह से ये जो टैडपोल है इसे थोड़ा सा ग्रो करके मेढक की तरह दिखने लगेंगे। और फिर जो उनका अंतिम अवस्था चौथा अवस्था है यानी वयस्क मेढक में, ये फिर 14 सप्ताह में ये वयस्क मेढक बन जाते हैं। तो इनका भी वयस्क अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 और अवस्था 4 है, यानी 4 अवस्थाओं में इनका भी जीवन चक्र क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या है? ब्रह्मवेल चक्की फॉर्म कहाँ पाया जाता है? फॉर्म यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, जो ब्रह्मवेल चक्की फार्म है वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे चक्की फार्म के बारे में जानकारी मिलेगी। तमिलनाडु का क्या है? मुपंडल पवन चक्की फार्म। तो मुपंडल चक्की फार्म, सबका नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें से हमने एक प्रश्न बनाया है, लेकिन स्लाइड को हम इसीलिए शामिल किए हैं कि आप इसको पूरे स्लाइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये स्लाइड यानी कि जो PDF है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है फास्ट लर्न बाय विकास पर, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमने स्लाइड को शामिल किया कि स्लाइड में और भी जानकारियाँ हैं, आप चाहें तो इसको स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं। तो तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फार्म, तो प्रश्न में आ सकता है कि जो मुपंडल चक्की फार्म है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की फार्म, ये तो नाम से भी पता चल जाता है। महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म, तो कुछ ऐसे होते हैं जो नाम से पता नहीं चलते हैं। तो जो ब्रह्मवेल चक्की फार्म है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है हमारे महाराष्ट्र में। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन है? वो है मुपंडल। तो इसे भी याद रखिएगा, मुपंडल जो चक्की फार्म है वो तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र में क्या है? ब्रह्मवेल चक्की फार्म है। प्रत्येक 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है।
फिर यहाँ पर महात्मा गांधी का एक कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण, पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। यानी पृथ्वी पर हमारे लिए, यानी हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो साधन है वो एनफ है, यानी पर्याप्त है, लेकिन हमारी जो लालच है उसको पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट होता है, पृथ्वी से परे, यानी यहाँ पर अब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये जो प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको हम IAU या फिर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ भी कहते हैं, इनके द्वारा कितने तारामंडल की पहचान की गई है? तो इनके द्वारा जो टोटल है, इनको 88 तारामंडल, तारामंडल को नक्षत्र भी कहते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में इसको कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। इसे हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा यानी IAU के द्वारा 88 तारामंडलों की पहचान की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा अभी तक कितने तारामंडल की पहचान की गई है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 88, यानी कि 88। यहाँ पर कुछ तारामंडल के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इस स्लाइड में भी बहुत सारे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप भी इसको अच्छे से देखिएगा, प्रश्न बनाने का यहाँ प्रयास करिएगा। तारामंडल ओरायन, ठीक है दोस्तों, तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया गया है। यानी जो शिकारी है उसे जो ओरायन तारामंडल है उसे शिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तारामंडल के बीचों बीच 3 तारे हैं, ये शिकारी पेटी, ये इतना हमें नहीं, हमने इसको हाईलाइट भी किया यहाँ पर। जो तारा ओरायन तारामंडल है, जो ओरायन तारामंडल है, इसे शिकारी के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न हमारा ये बन गया यहाँ पे। फिर दोस्तों आगे क्या है, जो शिकारी ओरायन एक बैल यानी तारामंडल वृष या टॉरस से युद्ध कर रहा है। जो यानी ओरायन है वो किससे युद्ध कर रहा है? यानी वो जिससे युद्ध कर रहा है उस तारामंडल का नाम है दोस्तों वृष या फिर टॉरस। ठीक है, तो यानी कि वृष या टॉरस नाम का भी एक तारामंडल है। फिर ओरायन का कुत्ता, यहाँ पर ये भी है, ओरायन का कुत्ता तारामंडल जिसे कैनिस मेजर उसके पीछे चल रहा है। तो एक तारामंडल हमारा क्या है? कैनिस मेजर भी है, जिसको ओरायन का कुत्ता का यहाँ संज्ञा दिया गया। तो ऐसे नहीं पूछ सकता है, लेकिन बस इसको ओरायन को शिकारी कहा जाता है, ये हमको पता है। और यहाँ पे एक जो वृष है, वृष या टॉरस, ये पूछ सकता है कि जो टॉरस है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वृष नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैनिस मेजर दोस्तों यहाँ पर एक तारामंडल है। यहाँ पर कैनिस मेजर से एक प्रश्न हमने बनाया हुआ है कि कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक, लुब्धक को इंग्लिश में सिरियस कहते हैं, रात्रि अवकाश का सबसे चमकीला तारा है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बने कि जो हमारा लुब्धक है यानी फिर जो सीरियस तारामंडल है वो किस तारामंडल का भाग है? तो वो जो तारामंडल का भाग है वो उसका नाम है कैनिस मेजर। यानी जो लुब्धक यानी सीरियस तारा है ये किसका भाग है? वो कैनिस मेजर का भाग है। और आकाश का ये सबसे चमकीला तारा है, तो आकाश का जो सबसे चमकीला तारा है वो है लुब्धक या फिर सीरियस। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। सीरियस तारामंडल किसका भाग है? तो हमने देखा है कि जो सीरियस तारामंडल है वो कैनिस मेजर का भाग है और आकाश का सबसे चमकीला तारा भी है। ठीक है दोस्तों, ये आकाश का सबसे चमकीला भी तारा है, इसको सीरियस कहते हैं, इसका नाम सीरियस है। निम्नलिखित तारा मंडल को शिकारी भी कहा जाता है, हम लोग देखा है। ओरायन, ओरायन को क्या कहते हैं? ओरायन को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय खगोलीय शास्त्र में, भारतीय जो खगोल शास्त्र है दोस्तों, इसमें जो तारामंडल है या फिर तारों के लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय जो शास्त्र है इसमें खगोल शास्त्र में तारामंडल या तारों के लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे आर्द्रा नक्षत्र, ओरायन तारामंडल में बीटल जूज नाम का तारा, यानी जो ओरायन तारामंडल है, ओरायन तारामंडल का एक तारा है दोस्तों जिसका नाम है बीटल जूज। बीटल जूज यानी बीटल जूज को आर्द्रा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। यानी जो बीटल जूज है, बीटल जूज, ये जो बीटल जूज है इसको आर्द्रा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है कृत्तिका नक्षत्र, ये क्या है? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वृष यानी टॉरस जो तारामंडल है उसमें क्या है? प्लायोडिज, यानी प्लायोडिज नाम का जो तारा समूह है उसको कृत्तिका के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी कृत्तिका के नाम से किसे जाना जाता है? जो प्लायोडिज है उसको कृत्तिका के नाम से जाना जाता है। फिर है हमारा अल्डेबेरान, यानी जो अल्डेबेरान वृष तारामंडल में एक तारा है, यानी
अभी हमने देखा जो कृत्तिका नक्षत्र है ये भी वृष तारामंडल का ही भाग है, जो अल्डेबेरान है ये भी वृष तारामंडल का ही भाग है, और जिसे रोहिणी के नाम से जाना जाता है। यानी जो अल्डेबेरान है वृष तारामंडल जिसको हम क्या कहते हैं, टेरॉन्स, क्या नाम था दोस्तों इसका, देख लेते हैं इसको, टॉरस, टॉरस है यहाँ पर। तो ये वृष तारामंडल को टॉरस के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है, जो अल्डेबेरान है वो किस में है, इसका नाम रोहिणी, यानी अल्डेबेरान को रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भी आ सकता है प्रश्न में कि जो रोहिणी है वो किस तारामंडल का भाग है, तो वो वृष तारामंडल का या फिर टॉरस यानी टॉरस का भाग है। यहाँ प्रश्न में हमने शामिल किया इसको कि जो अल्डेबेरान को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो अल्डेबेरान को रोहिणी के नाम से जाना जाता है। और ये किस तारामंडल का भाग है, तो ये वृष, यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट किया है, ये वृष तारामंडल का भाग है। ठीक है दोस्तों, तो जो अल्डेबेरान है ये क्या है, ये वृष तारामंडल का भाग है और इसे रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है, जो ध्रुव तारा हम लोग देखते हैं ना नॉर्थ साइड में, वो किस तारामंडल का भाग है, बिग डीपर, सप्तर्षि, कैनिस मेजर या फिर लिटिल डीपर। तो तारा के दो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे एक हमको बिग डीपर देखने को मिलता है, एक लिटिल डीपर भी देखने को मिलता है। इस चित्र में ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है जो लिटिल डीपर का अंग है। क्या है दोस्तों, जो ध्रुव तारा है वो किसका भाग है, ध्रुव तारा जो है वो लिटिल डीपर का भाग है। तो यहाँ पर क्या है, हमने प्रश्न हमारा क्या है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है, तो जो ध्रुव तारा है वो लिटिल डीपर का भाग है। तो ध्रुव तारा किस में आता है, लिटिल डीपर में आता है। यहाँ पर बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, यानी बिग डीपर किसका दोस्तों, ये अर्सा मेजर का भाग है। और जो लिटिल डीपर है वो क्या है, अर्सा माइनर का भाग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिग डीपर जो है अर्सा मेजर का भाग है और जो लिटिल डीपर है वो अर्सा माइनर का भाग है। भारत में बिग डीपर को सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। यानी लिटिल डीपर और जो इस लिटिल डीपर और बिग डीपर है, दो डीपर है। यानी भारत में जो सप्तर्षि तारामंडल है वो कौन है, तो भारत में बिग डीपर को बिग डीपर को क्या है, सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। और बिग डीपर क्या है, अर्सा मेजर का भाग है, और अर्सा माइनर का जो भाग है वो क्या है, लिटिल डीपर है। स्टेलेरियम क्या है दोस्तों, तारामंडल की पहचान हेतु ऐप है, ग्रहों की पहचान हेतु ऐप है, वनों के सर्वेक्षण का एक ऐप है, या फिर बृहस्पति पर एक भेजा गया मिशन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तारामंडल एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान हेतु, यानी तारामंडल मोबाइल फोन से स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। यानी ग्रह, तारामंडल, नक्षत्र, इसके जानकारी के लिए एक जो मैप है वो है स्काई मैप, ये एक मैप है। इसके साथ साथ ही क्या है, स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेलेरियम का कंप्यूटर रूपांतर अनेक विशेषताओं से युक्त है, इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। तो दो है यहाँ पर, जो तारामंडल यानी तारा, ग्रह, नक्षत्र, इनकी जानकारी के लिए दो ऐप है। एक तो स्काई मैप है, इससे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर स्टेलेरियम भी, ये क्या है, एक ऐप है तारामंडल की या तारों, ग्रह, नक्षत्रों की जानकारी के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तारामंडल की पहचान हेतु क्या है, एक ऐप है स्टेलेरियम और दूसरा ऐप है स्काई ऐप। यहाँ पर भारत में ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीनों में, यानी ओरायन को हम कब देख सकते हैं, दिसंबर से अप्रैल महीनों में। यानी अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी दिसंबर चल रहा है और फिर उसको अप्रैल महीने तक इसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, सूर्यास्त के बाद इसको देखा जा सकता है। तो भारत में ओरायन कब दिखता है, तो दिसंबर से अप्रैल के महीनों में, और सूर्यास्त के बाद इसको हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ पर, एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार तारे लुब्धक को भी पहचानना आसान हो सकता है। यानी लुब्धक, यानी जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि जो सीरियस है, यानी कि लुब्धक को सीरियस भी कहते हैं। यानी ओरायन तारामंडल की मदद से हम लुब्धक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की दूरी यहाँ पर लिख दिया गया देरी, रहना चाहिए दूरी। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सौर यूनिट, अर्थ यूनिट या फिर सभी। तो खगोलीय मात्रक, इसे हम खगोलीय मात्रक कहते हैं, इसे हम खगोलीय मात्रक भी कहते
हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो होती है उसे खगोलीय मात्रक या फिर उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है, और इसे हम AU से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, इसे हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य के बाद निकटतम तारा क्या कौन सा है दोस्तों, तो सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक जो तारा निकटतम तारा है, निकट का तारा है, वो कौन है, प्रोक्सिमा सेंटारी। ठीक है दोस्तों, जो प्रोक्सिमा सेंटारी है वो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंटारी हो जाएगा। सूर्य से अब लोग ग्रहों की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य हो गया, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है बुध, शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। यानी दूरी की बात करें तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, क्रम से आते हैं। जो शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं दोस्तों, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इनकी जो सतह होती हैं ठोस चट्टानों से बनी होती हैं, यानी ये ठोस चट्टानी सतहों से बनी होती हैं। जो अंतिम 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें हम वाह्य ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर से हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा समस्या हो गया यहाँ पर टेक्निकल इशू की वजह से, तो हम फिर से अपने प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो आंतरिक ग्रह, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो ठोस सतह से बने होते हैं। और जो बाहर के जो चारों होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, ये क्या है, ये बाहर के 4 है, तो इसके वाह्य ग्रह कहते हैं। और ये गैस यानी गैस धूल कणों से बने होते हैं। यहाँ पर हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र प्रायः भोर और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। जो शुक्र है वो भोर या फिर संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा या फिर संध्या या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम मंगल को क्या कहते हैं, मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मृदा है वो लाल रंग की होती है, इसलिए लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बाहर के 4 ग्रह अभी हम लोगों ने ऊपर बताया है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़े होते हैं और ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है, इनके गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं भी होती हैं, धूल एवं सैल पदार्थों से बनी होती हैं। तो इन्हें वाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह, यानी जुपिटर से है इसलिए इसको जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी जोवियन ग्रह लिख देते हैं दोस्तों इसका हम, यानी कि जोवियन ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, ये बहुत चमकदार होता है। तो सभी ग्रहों में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन है, वो शुक्र है, यानी सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बुध, मंगल, बृहस्पति, यहाँ पर देखेंगे सूर्य और चंद्रमा के बाद, यहाँ पर ये भी एक प्रश्न है हमारा, सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। यानी सबसे चमकीला हमको सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देती है, उसके बाद जो सबसे चमकीला अगर हमको पास में दिखाई देता है तो वो कौन है, वो है शुक्र। ठीक है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बाद प्रश्न भी हमारा यहाँ पर है, सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे जो चमकीला पिंड है वो कौन है, वो है शुक्र। यानी सूर्य चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला शुक्र ही दिखाई देता है। सभी ग्रहों में सबसे आसानी से हम किसे पहचान सकते हैं, आपने आकाश में कभी देखा होगा, कभी कभी आकाश में इधर सबसे चमकीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, एकदम अलग, एकदम चमकीला दिखाई देता है और ये टिमटिमाता नहीं है। ग्रह और तारों में यही फर्क होता है कि जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। तो सभी ग्रहों में जो सबसे आसान से हमें दिखता है वो शुक्र ग्रह, हमको आसानी से दिख जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये आप डिस्टेंस याद रखिएगा। यानी चंद्रमा जो है 3,84,000 किलोमीटर पे है, जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट, अगर कोई खगोलीय पिंड की बात करें तो सबसे निकट हमारे चंद्रमा ही है। चंद्रमा की बात यहाँ पर की गई है। परिक्रमा करने में कितना, एक परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। यानी अंतरिक्ष की बात करें तो सबसे पास हमारे कौन है, तो सबसे पास हमारे चंद्रमा ही है। चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी जो चंद्रमा का व्यास है
पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है, यानी 1/4 है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गर्त या क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे, यानी चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का जो परिक्रमा 27 दिन में पूरा करता है और सबसे हमारा निकटतम पड़ोसी भी चंद्रमा है। इसका जो व्यास है यानी 1/4 है, यानी 1/4 है पृथ्वी का। और चंद्रमा पर जो गड्ढे पाए जाते हैं उन्हें गर्त या क्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों, को याद रख सकते हैं आप। अब यहाँ पर है हमारा चंद्रयान। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ही देखा होगा, करंट अफेयर्स में इसके प्रश्न आते भी हैं। तो यहाँ पर हमने शामिल कर लिया दोस्तों, आप इस स्लाइड को देख लीजिएगा। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में छोड़ा गया था। दूसरा जो चंद्रयान 2 मिशन है वो 2019 में भेजा गया था। तीसरा जो चंद्रयान मिशन है वो 3 जुलाई 2023 को भेजा गया था, जो सबसे लेटेस्ट है। यानी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था, 3 जुलाई 2024 को किया गया था। और ये अपने साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को ले गया था। यानी जो लैंडर था इसका नाम था रोवर, और जो दोस्तों, जो लैंडर था इसका नाम था विक्रम, और जो रोवर है वो उसका नाम था प्रज्ञान। ये कब गया था यहाँ से, यानी इसको प्रक्षेपित कब किया गया था, दोस्तों यहाँ, अच्छा चंद्रयान 3 लिखा है हमने, 3 जुलाई बोल दिया दोस्तों। क्या है, जुलाई 2023, यानी जो जुलाई 2023 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये कब लैंड किया, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ठीक है दोस्तों। और साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ये आप बहुत सुने होंगे इसका चर्चा, बहुत ही जो इसरो थी इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। तो 23 अगस्त को ये क्या किया था, लैंड किया था। इसलिए 23 अगस्त को भारत सरकार ने क्या किया, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया। तो चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, इन सभी में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारे बुक में भी शामिल है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, किसी का भी डेट यानी कब प्रक्षेपित किया गया, यानी चंद्रमा वहाँ पे जो लैंड किया गया था ये 23 अगस्त को किया गया था। इसी के खुशी में, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। जो चंद्रयान, हाँ यहाँ पर एक बात और है कि चंद्रयान 4 मिशन की भी योजना बनाई गई है। चंद्रयान 4 मिशन का जो लक्ष्य है वो क्या है, चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को वहां से लेकर आना भी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। हम लोग अभी ने देखा है यहाँ पे। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह क्या है, इनमें क्षुद्र ग्रह सबसे जो प्रश्न बनता है यहाँ से ये होता है कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है वो कहाँ होती है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है इसमें चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों। कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, ये साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है, तो मंगल और बृहस्पति, यानी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। प्रसिद्ध एक जो धूमकेतु है उसका नाम है हैली। जो हैली धूमकेतु है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और जो ये पिछली बार कब दिखाया था, तो पिछली बार 1986 में दिखाया था। अब ये कब दिखाई देगा दोस्तों, तो 1986 में हम क्या करेंगे, 1986 में हम 76 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ये प्लस आप खुद कर लीजिएगा, यानी आ सकता है कि हैली जो धूमकेतु है अब आगे कब दिखाई देगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से प्लस करके, यानी 76 वर्ष में दिखाई देता है। तो 86 में 1900 दिखाई दिया था और 76 प्लस करके हम अगला जो समय है इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर सौर परिवार की बात की गई है, यानी सौर परिवार में कौन कौन होते हैं, यानी सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह धूमकेतु भी शामिल होते हैं। ये सभी यानी हमारे सौर मंडल में शामिल होते हैं। यानी सूर्य होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, जो हमारे छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ये सारे ही सौर परिवार में शामिल होते हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा, प्रश्न में आ सकता है कि कौन सा सौर ग्रह में, सौर परिवार में शामिल नहीं है। तो इसमें किसी पिंड का नाम देकर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा जो हमारा सौर मंडल है वो किसका भाग है, किस गैलेक्सी का भाग है, तो हमारा जो सौर मंडल है वो मंदाकिनी आकाशगंगा का भाग है, जिसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी मिल्की वे, जो मिल्की वे है हमारे आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी का नाम है। यहाँ पर फिर क्या है दोस्तों, क्षुद्र ग्रहों का आकार 10 मीटर से लेकर
लगभग 500 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी 10 मीटर, यानी छोटा सा 10 मीटर, यानी जितना एक तरह से छोटी है, छोटा 10 मीटर भी 30 फीट होता है, ये भी काफ़ी बड़ा हुआ। यानी कि इसका जो आकार है वो 10 मीटर लिखा है दोस्तों, 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक। यानी कभी प्रश्न में आ सकता है कि इसकी ये कितना बड़ा हो सकता है, तो 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। आप इसका पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को दोस्तों क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हमने जो केवीएस एनवीएस में जीके संबंधित जो प्रश्न है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसका चर्चा हमने अपने क्लास में कर लिया है। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। जो अगली क्लास होगी हमारी दोस्तों, वो कक्षा 7 की विज्ञान की होने वाली है। तो इस तरह से क्लास हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। आपका हमारे क्लास पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।